Hi, so good evening everyone. Can you all see me? Alright, so before we start, I request all of you to put your phone on silent mode. It's actually very distracting. So today is a very special day and we have a very special guest here. I'd like to welcome Mr. Kundan Sahi ji with a big round of applause here. I'll read his profile. जितना भी कहा जाए उनके बारे में बहुत कम है अभी, because he has reached that level, but I'll still try to, read out his introduction. So Mr. Kundan Sahi is the founder and CEO of LegalPay. LegalPay is a fintech operating in legal domain. LegalPay is the only company in India which provides different financing solutions to business for their legal services or litigations. Started with just Kundan Sahi ji, LegalPay now has a team of more than 100 amazing and talented people, managing more than 2,000 crores of claim under management, which is a huge thing. Kundan Sahi ji is an alumnus of IIM Bangalore startup incubator NSRCEL and had previously founded a legal tech company. He deeply believes in relieving the burden on Indian judiciary, and to further that cause, he supports Bharat's Dispute Resolution (BDR), India's largest online dispute resolution platform. Mr. Kundan Sahi is a first-generation serial entrepreneur who is determined in resolving major business problems by funding their legal and insolvency concerns. So I would now like to request Kumar sir for a welcome speech. बहुत बहुत धन्यवाद राजीव। तो आज कुंदन साही जी हम लोगों के साथ हैं। कुंदन जी को मैं पिछले मैं एक और व्यक्ति का सबसे पहले करा देता हूँ, उसके बाद कुंदन जी का जो है हमको इंट्रोडक्शन कराने में ठीक रहेगा। हमारे साथ जो है वो अदिति नंदन जी हैं। ये जो है GTRI एक प्लेटफॉर्म है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टार्टअप इकोसिस्टम में काफ़ी मजबूत जो है तरीके से काम कर रही है। आप लोगों को पता नहीं होगा लेकिन हम लोगों को पता रहता है। ये यहाँ पे काफ़ी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बनाए हैं जिसके तहत ये स्टार्टअप से जुड़े हुए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लोगों के साथ मिलकर के यहाँ बिहार में काम कर रहे हैं। तो इनका जो GTRI होता है उसमें ये देश के बड़े बड़े लोगों को लाते हैं। उसी में मेरा परिचय जो है कुंदन साही जी से हुआ था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था अदिति नंदन जी को कि आप कुंदन जी को हमारे यहाँ के जो स्टार्टअप है उनके साथ इंटरेक्ट करने के लिए बुलाइए। तो मेरे आग्रह पर कुंदन जी आज हम लोगों के यहाँ बिहार में आए हैं। मैं इनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं चाहूँगा कि ये आगे भी हम लोगों के साथ जो यहाँ पे हमारे जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको ये अच्छे से मेंटरिंग करें। हम लोग इनको CIMB BIF में भी जोड़ रहे हैं और साथ ही जो हमारे मित्र अदिति नंदन हैं वो तो मदद कर ही रहे हैं आप लोगों को। बैकएंड में CIMB BIF को काफ़ी हेल्प करते हैं। साथ ही हमारे साथ जो है स्टार्टअप में ब्लूमेडिक्स का नाम सुने होइएगा, तो ब्लूमेडिक्स के राहुल कुशवाहा जी हैं। तो आज बहुत अच्छा है, मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं यहाँ आने के लिए। और मैं चाहूँगा कि कुंदन साही जी जो है बताएं अपना अनुभव और आज के विषय पर भी चर्चा करें। धन्यवाद। Thank you. So, hi everyone. Thank you Rajiv ji, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप लोगों से आके बात करूँ। जैसा एक इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया, उसके अलावा और कुछ पूछना है तो आप पूछिए, क्योंकि मैं इस सेशन को बहुत ही फॉर्मल तरीके से रखना चाहता हूँ, ना कि वो एक स्पीच के तरीके से इसको नहीं देखना चाहता हूँ। जितने भी आपके सवाल होंगे जो मुझे लगेगा कि मैं उसको कुछ वैल्यू ऐड कर सकता हूँ अगले 1 घंटे के जितना भी टाइम है हमारे पास, मैं उसको एड्रेस करना चाहूँगा। अगर आपको लीगल पे के बारे में कुछ पूछना है या मेरी जर्नी का पूछना है या आपका जो चल रहा है, जो कुछ आप कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं आप,
मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैं उसमें कुछ वैल्यू ऐड कर सकूँ। आपसे अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए ताकि लोग फिर रिलेट कर पाए Okay. then they'll start asking questions. तो जर्नी ये है कि मुजफ्फरपुर में जन्म हुआ मेरा, लाइक पटना में पढ़ाई करता था और 2005 में मैं पटना से दिल्ली गया काम करने और लगभग मैंने वहाँ पे 10 साल काम किया। 10 साल काम करने के बाद मैं काफ़ी पैशनेट हूँ सोशल इम्पैक्ट को लेकर। जो सोशली कुछ चीज़ें हो, ऐसा एक सेगमेंट हो जहाँ पे हम जो काम करें उसका लोगों की लाइफ पे डायरेक्ट इम्पैक्ट कर। और तो मैं एक NGO करना चाहता था पहले, स्टार्ट करने से पहले। मुझे लगा कि इंडिया का जो लीगल इंडस्ट्री है उसमें जो तारीख पे तारीख वाली बातें हैं वो सबसे फेमस चीज़ है। तो इंडिया का लीगल इंडस्ट्री का जो परसेप्शन है अच्छा या बुरा वो सनी देओल ने क्रिएट कर दिया, क्योंकि इंडिया में ऐसे ऐसे होता है तारीख पे तारीख वाली बातें। तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस जो नॉर्मल जो जस्टिस का प्रोसेस है उसको एक बेटर तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। क्यों ना मैं एक NGO बनाऊँ और लोगों को बोलूँ कि क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हो, हम कुछ करते हैं सही तरीके से। गांव में जैसे पंचायती वाली बातें होती है उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने को। लेकिन काफ़ी टाइम लग गया जॉब करते टाइम। फिर उसी टाइम पे इंडिया में ना जो स्टार्टअप सिस्टम है वो इवॉल्व कर रहा था 2012 से लेकर बाद। तो मैंने सोचा कि लीगल एक इंडस्ट्री है जिसमें मैं कुछ करना चाहता हूँ। लीगल बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत सारे स्टार्टअप्स उसमें हेल्थ केयर में आ रहे हैं करने को लेकर। तो ऑलमोस्ट 2014-15 मुझे लगा था कि सारे इंडस्ट्री तो लोगों ने देखी ली है, कुछ बचा नहीं है। पर अभी भी लगता है कि बहुत सारी चीज़ें करने को बाकी है। एंड देन आई फाउंडेड माय फर्स्ट स्टार्टअप कॉल्ड एडवोकेट, ADVOCATE in 2015-2016। अब मैं लॉयर नहीं हूँ तो मेरे साथ मेरा कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। लॉयर नहीं होने का फायदा ये होता है कि जब आपको पता नहीं होता है कि लिमिटेशंस क्या है तो आप कुछ भी सोच सकते हो। और नहीं होने का नुकसान ये हुआ था कि बहुत बार डिपेंडेंसी जो होती है, जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज है। बाय द वे आए हम लोग जो लोग ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, नाइस। तो फिर मैंने एडवोकेट स्टार्ट किया। एडवोकेट स्टार्ट करने के बाद एक जो स्ट्रगल का फील होता है वहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि जब तक जॉब कर रहे होते हैं आप कंफर्टेबल तरीके से काम कर रहे होते हैं। तो कोर्ट में जा के मैं लोगों को बोलता था कि मेरा एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे आइए, और हम लोग अपॉइंटमेंट बुकिंग का काम करते थे वहाँ पे। तो लॉयर के लिए हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, क्योंकि हमने सोचा कि टेक्नोलॉजी बना देंगे सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। पर इंडिया में जो क्या कहते हैं, इंडिया एक लेबर इंटेंसिव भी है या कॉस्ट सेंसिटिव बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग पैसे देना नहीं पसंद करते। आप कुछ भी बना लोगे लॉयर्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो मुझे लगा कि यार मैं तो लॉयर का हेल्प करना चाहता हूँ, उनके पूरे सिस्टम को डिजिटाइज कर दूंगा, एकदम अमेरिकन एक्सपीरियंस उनको दूंगा मैं, पर लॉयर अपना हेल्प तो नहीं करना चाहते। उसके पीछे रीज़न ये है कि हम लोग ना एक बहुत बड़ा स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी है इंडिया में। तो अगर मैंने AI बना के दे दिया लॉयर को कि AI ले लो, ये आपका सारा का सारा केस मॉनिटर कर देगा, सब कुछ नेक्स्ट डे का हियरिंग बना देगा, ड्राफ्ट क्रिएट कर देगा, सब कुछ कर देगा, पर उनका ईगो मसाज वहाँ से होता नहीं। उनका ईगो मसाज होता है जब वो अपने चैम्बर से निकल के कोर्ट कैंपस में जाते हैं और आसपास में जब 4 और 5 जूनियर उनके साथ काम कर रहे होते हैं, इंटर्न काम कर रहे होते हैं, उनको जो वो फीलिंग आता है ना कि मैं हूँ कुछ, वो AI नहीं देता है। तो जो मेरा प्रोडक्ट था उस टाइम पे वो शायद लगता है कि उस टाइम से तो आगे तो मेरा स्टार्टअप बंद हो गया 2017-18 के आसपास में, 18 के आसपास में मेरा स्टार्टअप बंद हो गया करीब 2 साल काम करने के बाद। पर उस लर्निंग के बेसिस पे मैंने फिर 2019 में लीगल पे स्टार्ट किया। लीगल पे आज के टाइम पे हम इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है अपने सेगमेंट में। लगभग हम 2500 करोड़ रुपये का क्लेम अंडर मैनेजमेंट हम अभी मैनेज कर रहे हैं। साउथ ईस्ट एशिया में हम दूसरी बड़ी कंपनी हैं एंड कोशिश है कि हम इंडिया को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें ग्लोबल मैप पे। और इंडिया में जो एक्सेस टू जस्टिस का जो जर्नी है उसमें कैपिटल का प्रॉब्लम नहीं है। सो दरअसल में हम क्या करते हैं मैं बताता हूँ आपको। लीगल पे एक फिनटेक कंपनी है जो कि लीगल इंडस्ट्री में काम करती है। तो जब किसी का कोई केस हो जाता है, कोई कंपनी के बीच में जब डिस्प्यूट हो जाते हैं, इंडिया में हर एक साल लगभग 3 लाख करोड़ रुपया लोग लॉयर को फी देते हैं, इंडिविजुअल से लेके जो बिजनेस है वो सारे के सारे लोग।
और 3 लाख रुपया में 100% जो है ना वो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस होगा। जब मैं काम कर रहा था तो आई वाज सपोर्टिंग वन ऑफ द यूएस बेस्ड इंश्योरेंस कंपनी, सो माय एक्विटेंस विद रिस्क अंडरराइटिंग इंश्योरेंस स्टार्टेड फ्रॉम देयर। सो आई वांटेड टू सेट अप अ लीगल इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, लेकिन लीगल इंश्योरेंस कंपनी ने बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि IRDA से लाइसेंस लेना बहुत मुश्किल है। लाइसेंसिंग फी जो है वो जनरल इंश्योरेंस का ऑलमोस्ट 75 करोड़ से लेकर 100 करोड़ के आसपास में आता है। लाइफ इंश्योरेंस का और ज़्यादा है, 200 करोड़ के आसपास में IRDA का लाइसेंसिंग फी है। तो लीगल इंश्योरेंस तो मैं कर नहीं पाया क्योंकि रेगुलेटरी चैलेंजेस थे, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस था। पर लिटिगेशन फंडिंग के बारे में पता चला कि लिटिगेशन फंडिंग ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लॉयर का पैसा कोई थर्ड पार्टी दे सकता है और जीतने पे उस कंपनी से वो पैसा वापस ले सकता है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया और उसी ड्रीम को हम लोग पूरा करने बढ़ रहे हैं कि कैसे एक जो मैटर है, ये जो प्रॉब्लम है, जो केस है, वो मेरिट पे डिसाइड हो रहा है और इस पे डिसाइड नहीं हो किस पार्टी के पास कितना पैसा है। फॉर एग्जांपल अगर एप्पल ने, आप एक छोटी सी कंपनी है और एप्पल ने अगर आपके अगेंस्ट में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया तो एप्पल से लड़ने का पैसा आपके पास नहीं होगा, आपकी कंपनी बिक जाएगी, राइट? या आपको बहुत सारा मेंटल प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आपका काम है बिजनेस रन करना, वर्किंग कैपिटल पे फोकस करोगे या लॉयल पे भी फोकस करोगे। तो अगर आप हमारे पास आते हैं तो हम आपको कैपिटल सपोर्ट करें, चाहे केस इंडिया में हो, चाहे केस सिंगापुर में लड़े, चाहे आप कहीं भी जाके रहते हैं, जो भी कैपिटल लगेगा उस केस को परस्यू करने में, वो सारा का सारा कैपिटल आपको सपोर्ट करेगा। हमने बहुत सारी कंपनी है इंडिया में जो इंसॉल्वेंसी में गई हुई है, उनको हमने इंसॉल्वेंसी से बाहर निकाला है। इंसॉल्वेंसी में जाने का मतलब अभी आप लोगों ने सुना गो एयर जो फ्लाइट है वो लोग इंसॉल्वेंसी में चले गए हैं। एंड लकली जो गो एयर को जो अभी के टाइम पे जो मैनेज करेगा, कोर्ट से जो मैनेज कर रहे हैं, उन लोगों को पहले से लीगल के साथ काम करते रहे। तो हमें लग रहा है कि वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ पे हम कैपिटल सपोर्ट करेंगे गो एयर को उस इंसॉल्वेंसी के प्रोसेस में। So thank you. जो कुछ भी सवाल होगा प्लीज बताइए, आई एम वेरी हैप्पी टू आंसर। जैसे बड़े कॉर्पोरेट के बारे में आपने बताया कि जैसे एप्पल है या फिर वो है, ये कॉमन आदमी के लिए जो लीगल सिस्टम है उसमें बड़ा रहता है कि वकील जो है वो क्या करेगा, आपके केस को जो है टेंडर करता जाएगा और फिर विल नेवर रीच टू जजमेंट, क्योंकि वही रखा नहीं जाएगी। तो कॉमन आदमी के लिए प्लेटफॉर्म किसी तरीके से क्या हेल्प कर पा रहा है? देखिए सो एग्जैक्टली मैं आपको बताता हूँ, एक वकील का इंटरेस्ट और एक बिजनेस का इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, राइट? आप चाहेंगे कि मेरा प्रॉब्लम है तो मेरे को जल्दी जल्दी रिजोल्यूशन मिले, वकील चाहेगा कि कितना लंबा हो सकता है। हम लोग जैसे थर्ड पार्टी फंडर, हमारा इंटरेस्ट और आपका इंटरेस्ट सेम होगा, क्योंकि आपको जल्दी रिजोल्यूशन चाहिए, मैंने कैपिटल डाला है तो मेरे को जल्दी आउटकम चाहिए। वहाँ पे जब हम आते हैं तो हम सिर्फ कैपिटल लेकर नहीं आते, हम एक्सपर्टीज लेकर आते हैं। और पिछले सिर्फ हमें अभी के टाइम पे, क्योंकि 2019 में हमने स्टार्ट किया बिजनेस एंड 2020 कोरोना हो गया, किसी को समझ में नहीं आया क्या कर रहे हैं, पूरा एक साल किसी को समझ नहीं आया। पिछले 2 साल में हमने इंडिया में इसको वन ऑफ द पावरफुल ब्रांड बनाया। सो सिर्फ हम कैपिटल के साथ सपोर्ट नहीं करते, जब हम किसी केस में पैसा डालते हैं तो एक मैसेज आता है सामने वाले पार्टी को कि लीगल पे पैसा डाला है, सो इट्स बेटर कि आप उसको सेटल करें। क्योंकि इसको एक और एग्जाम्पल से समझिए कि मान लीजिए कि कंपनी ए और कंपनी बी है, कंपनी ए को मैं कैपिटल सपोर्ट दे रहा हूँ और कंपनी बी उस केस को ड्रैग कर रही है, तो अपने कैपिटल के थ्रू उसको रन कर रही है ना, और मैंने क्योंकि उस केस में पैसा लगाया है तो देयर हाई चांसेस कि केस जो है ना वो सही तरीके का केस होगा और मेरा विनेबिलिटी होगा वो ज़्यादा होगा। तो कल के डेट में आप जब केस हारेंगे तब तक आप और भी पैसा उसमें इन्वेस्ट कर चुके होंगे। यहाँ पे तो आपके केस में थर्ड पार्टी के पैसे लग रहे हैं, लीगल पे के पैसे लग रहे हैं, आपको कुछ नहीं जा रहा। तो उस टाइम पे सामने वाली पार्टी में प्रेशर होता है कि हम उसको जल्दी सेटल कर लें, तो लीगल पे पैसा डाला है तो सोच समझ के डाला होता है। सो दैट काइंड ऑफ वैलिडेशन वी काइंड ऑफ गिव व्हाइल बीइंग दिस। Can we say legal pay is a one-stop platform for all your legal needs? See, legal needs के साथ आप नहीं उसको कर सकते क्योंकि we are not into legal services, right? So we don't give you consultations. Probably we have the network जहाँ पे हम हेल्प करते हैं, पर हम हमेशा लीगल सर्विसेज से दूर रहते हैं। आप प्योर फाइनेंशियल फिनटेक कंपनी है, राइट? जब भी आप लीगल सर्विस के लिए कोई पैसा देने की जरूरत पड़े, अगर आपका केस नहीं मिले, सर बहुत सारे स्टार्टअप को भी के टाइम पे और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हमने ग्रेट टाइम दी है। सो रिसेंटली वी एक्वायर्ड एन एनबीएफसी और हम अभी ग्रेट टाइम देते हैं। ग्रेट टाइम देने का मतलब होता है कि हमने एक बाय नाउ पे लेटर
आई एम नॉट श्योर कितने लोग को यहाँ पे पता है, अगर कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो एक बाय नाउ पे लेटर बनाया लीगल पे में। तो अभी तक क्या हो रहा था कि लिटिगेशन फंडिंग के थ्रू हम सिर्फ आपको दे रहे थे कैपिटल जब आपका केस हो जाता है। बाय नाउ पे लेटर के थ्रू हम आपको एक कैपिटल दे रहे हैं जिसको आप यूज करके प्रिवेंटिव चीजें कर सकते हो। प्रिवेंटिव चीजें कहने का मतलब ये कि अगर आपका डॉक्यूमेंट या आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर एक सही लॉयर ने रिव्यू किया है तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड हो। तो मैंने पहली बार जब फंड रेज किया तो फंड रेज करने के टाइम पे क्या हुआ कि मेरे पास टर्म शीट आया, तो एक डेस्परेट फाउंडर की तरह मैंने सोचा कि यार जल्दी साइन कर लेते। जिस टाइम पे वीसी ने दिया मैंने सोचा कि मैं कल सुबह साइन करके दे दूंगा। तो मैंने अपने लॉयर को कॉल किया, मैंने बोला कि यार मेरे को 24 घंटे में साइन करके देना है। लॉयर ने बोला कि मैं समझ सकता हूँ कि क्या डिस्प्रेशन होगा, फाउंडर लगता है कि पैसा मिल रहा है आगे मिलेगा नहीं मिलेगा चलेगा। तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दो। फिर मैंने प्रेशर क्रिएट किया, उसने 24 आवर्स टाइम लिया। लेकिन जब जाके उसने उस वीसी टीम्स के साथ उसने बात किया तो जिस तरीके का उसने नेगोशिएशन किया उसमें मेरे बहुत सारे राइट होते हैं। तो मुझे अब लगता है कि अगर वो क्लॉज अगर मैंने सही तरीके से वेट नहीं कराया रहता तो अभी के टाइम पे मैं एम्प्लॉय बन के रह जाता फाउंडर होने के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि प्रिवेंटिव चीज़ों के लिए आप कैसे करें, राइट। तो अगर आप में से किसी का सो आ गया और आप लॉयर एंगेज नहीं करते क्योंकि लॉयर का चार्ज बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ पे हम आते हैं कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल ले लो। यहाँ पे अपने को रिटर्न करोगे क्योंकि कैपिटल एक तरीके से लेंडिंग तरीके से आता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं, एक तरीके क्रेडिट कार्ड जैसा आपको दे दिया, आप यूज़ करो, मेरे को 90 दिनों के बाद वापस इतने पैसे यूज़ किए उतना ही मिलेगा। सो इट गिव्स यू सम काइंड ऑफ सपोर्ट। जैसे अभी हमने स्पोर्ट इंडस्ट्री के लिए परसों में लॉन्च किया है। अगर आप लीगल पे सर्च करें सबसे पहले मीडिया में वही चल रहा है। यहाँ पे हमने लगभग $3 मिलियन का हमने फंड लॉन्च किया है कि स्पोर्ट इंडस्ट्री में आपने देखा होगा इंडिया में स्पोर्ट्स एक तरीके से ग्रूम कर रहा है। पहले एक आईपीएल होता था, विमेन आईपीएल स्टार्ट हो गया, प्रो कबड्डी लीग हो गया, राइट, और रेसलिंग के चैलेंज यहाँ पे होते हैं। तो जिस तरीके से इंडिया में $10 बिलियन का लगभग 80,000 करोड़ का मार्केट है आपका स्पोर्ट्स का, और वो ग्रो ही कर रहा है 12% CAGR के साथ ग्रो कर रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि डिस्प्यूट बहुत सारे होते हैं। बहुत बार ऐसा होता है जब स्टेट लेवल प्लेयर हम कोई जानता भी नहीं। अब रिंकू सिंह का नाम हमने अभी के टाइम में सुनना स्टार्ट किया है। 50 लाख में 70 लाख के आसपास में उसको KKR ने खरीदा, उससे पहले कोई नहीं जानता। और सोचिए रिंकू सिंह के साथ अगर आज से 1 साल पहले अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती जहाँ पे उसके कॉन्ट्रैक्ट का कोई वैल्यू जो होता है वो सही तरीके से नहीं करता, तो अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके फादर गैस एजेंसी में काम करते हैं, तो वो 50,000 और 1 लाख रुपए लगा के डॉक्टर ने भी उतरा सकता है। अगर वहाँ पे उसको सही तरीके से सपोर्ट नहीं मिले, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बता रहा हूँ, तो अभी वो जितना स्टार बन रहे हैं ना, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में चला जाएगा जहाँ पे लोग उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, तो उसके मैनेजर एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उनको क्या पता है इसी तरह हो सकता। वहाँ पे हम आए हैं कि अगर आप एथलीट हैं इंडिया में, डोपिंग से लेके किसी भी तरीके की चीज़ में आपको फंसाया जाता है, करने की जरूरत नहीं है। इवन आप डोमेस्टिक खेल रहे हैं तभी कोई दिक्कत नहीं, तभी हमको कैपिटल देंगे या बेस्ट से बेस्ट इंडिया में, इंडिया से बाहर लॉयर एंगेज करो, आप अगर सच सही हो तो आपको सपोर्ट करें। So our role is to ensure that capital does not become a barrier, right, or hurdle, right, and give you a level playing field, चाहे जहाँ भी रहे जैसे रहना। And that was our intention, और वो हम अभी भी कर रहे हैं। पर सरप्राइजिंगली लार्ज प्लेयर्स लाइक विप्रो से लेके अदानी तक जो हैं, वो लोग भी लिटिगेशन फंडिंग में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। इट इज़ नॉट बिकॉज दे डोंट हैव कैपिटल, इट इज़ ओनली बिकॉज सबको पता है कि मेरा वर्किंग कैपिटल का यूज़ क्या हो सकता है और ये वाला कैपिटल का यूज़ क्या हो सकता है। तो जो उनकी एक्सपर्ट टीम है, अकाउंटिंग टीम उनको समझाती है कि तो लिटिगेशन में पैसा लोगे उसमें 3 साल 5 साल 10 साल भी लग सकता है, क्योंकि उसमें एक तरीके का बैड कैपिटल, बैड डेट हो गया। How does this work? Let's say कि उसको फाइनेंसिंग चाहिए, उसको कोई लीगल केस करना है, do I go to some website or app? जी, आपको लीगल पे का वेबसाइट है, राइट, लीगल पे की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे रिक्वेस्ट डालिए, राइट, हमारी टीम आपको रिच आउट करेगी। रिच आउट करने के बाद प्रोसेस होता है हमारे पास, हम हर एक केस में फंड नहीं करते। हमारा भी जैसे हम बताया कि जब हम फंड करते हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ मैसेजिंग और वैलिडेशन, हमने सही अपॉर्चुनिटी में फंड किया। हम ये नहीं चाहते इंडिया जहाँ पे ऑलरेडी केसेस इतने सारे बढ़ जाते हैं, वहाँ पे मैं एक और बैकलॉग क्रिएट कर दूँ क्योंकि मैं फंड कर रहा हूँ, केस करना स्टार्ट कर दूँ। तो उस कंडीशन में आप जब केस
हमारे यहाँ सबमिट करते हैं या रिक्वेस्ट रेज करते हैं, तो हमारी टीम आपको रीच आउट करती है, वो डॉक्यूमेंट मांगती है, फिर हमारे जो पूरा टेक्नोलॉजी सिस्टम जो बना हुआ है उस चीज़ को वेट करता है। 90% चीज़ें वहीं पे हम हटा देते हैं, जो बाकी सारा बचा उसमें हमारा फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होता है, हमारा जो ये लीगल ड्यू डिलिजेंस होता है, फिर टाइमलाइन को लेकर देखते हैं कि टाइमलाइन क्या लगेगा, एंड फोर्थ किस तरीके को लॉयर को अपनी केस कर, अगर सब कुछ में टिक मार्क रहेगा देन विल गिव यू टर्म शीट वेरी सिमिलर टू जो आपको कोई वीसी फॉर्म करते हैं, इनके हम आपको कैपिटल सपोर्ट करते हैं। अगर आप हार गए तो कुछ नहीं होगा, तब जीत गए तब बैठो। So I have asked enough question of you now. जी लॉयर आप देखते हो या फिर लॉयर वो लोग देख रहा है? ओके, जब आप वीसी के साथ फंड रेज ये करते हारने वाली बात हैं, सो मैं आपको बताऊं, जैसे आप कैपिटल रेज करने कहीं पे जाते होइएगा, तो वो जो इन्वेस्टर है क्या देखता है, टीम कैसी, राइट? लोग कहते हैं टीम पे पैसा लगाएंगे, तो वैसे ही हम भी देखते हैं कि जो लॉयर है जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैसा है। अल्टीमेटली तो लॉयर के ऊपर ही पैसा लगेगा ना कि वो केसेस वहाँ से, अगर वो लॉयर सही नहीं है तो हम कंडीशन डाल देते हैं कि आप कोई लॉयर चेंज करो, नहीं तो नहीं कर सकते। जी प्राइमरली आपका लॉयर होना चाहिए, नहीं हुआ तो म्यूचुअली, राइट? वी हैव एक्सेस टू लॉ फर्म्स लॉयर्स, राइट? हम आपको बता दें किस तरीके से क्या क्या कर सकते हैं। But could also comprise in pool of lawyers. And we have, I mean, so एक तो हमारा इन-हाउस है, राइट? इन-हाउस लॉयर को लेकर हमारे सबसे बड़ी लॉयर की टेक टीम है, एक परसेंट चेंज हो रहा है, तो टेक ज़्यादा तो लॉयर, लेकिन हम जब केस का रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो ये बाहर की Definitely you should have a model, business model ऐसा होना चाहिए आपके पास। वो lawyer है जो करनी है कि उस चीज़ को run करने के लिए business case हो। So you should have that judgment of that talents you want to. Exactly, so we do evaluate, so बड़ा more parameters are primarily first जो legal weight आप कह रहे हैं कि ये legal weight है मेरा, मेरे को किस कारण मेरे को केस करना है, तो legal weight आपका है भी आपको, तो वो कोर्ट में टिकेगा नहीं टिकेगा, तो हमारे पास बहुत ही फॉर्चुनेटली हमें बहुत ही सही तरीके टैलेंट हमने नर्चर किया है, अच्छे कॉलेज से करके आए हुए बच्चे हैं, बच्चे हैं जो ये चीज़ें बताते हैं ये टिकेगा या नहीं टिकेगा, तो लीगल मेरिट है या नहीं। सेकेंड हम फाइनेंशियल वायबिलिटी देखते हैं, फाइनेंशियल वायबिलिटी के दो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट ये होता है कि आपको लगता है कि ये क्लेम मेरा 10 करोड़ रुपए का है, लेकिन वो आपको लगता है एक्चुअली वो 10 करोड़ का है, 8 करोड़ का है या 11 करोड़ का है, वो मेरी टीम डिसाइड करेगी, क्योंकि वो कैपेबिलिटी हमारे पास है कि डैमेजेस कितने होने चाहिए। एक और पॉइंट फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में होता है कि आपने जिस कंपनी के इसमें केस किया वो कंपनी अगले 3 साल में रहेगी भी कि बैंकरप्ट हो जाएगी, so what if we fund you win and सामने वाले को तेरे को पैसा नहीं है, right? So that is another major component. Third is the timeline. We vote for any case which may take more than 3 years. आप लोगों को सरप्राइजिंग लगेगा कि इंडिया में 3 साल, इंडिया में एक्चुअली 3 साल में केसेस सेटल होते हैं, केसेस खत्म होता है। सिर्फ सनी देओल ने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया हुआ है, और किसने डेटा कुछ और चीज़ें है। सो ग्लोबली और ये बहुत बड़ा स्ट्रगल है मेरे लिए, जब क्योंकि फंड रेज करने में जाता था, वीसी से बात करता था लोगों को, तो लोगों को बहुत ही लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग होता है किसी भी इंडस्ट्री को लेकर। जब आप बहुत नए तरीके से कुछ करने जाते हैं तो देयर इज अ परसेप्शन अबाउट इंडियन जुडिशियल सिस्टम बीइंग स्लगिश, कि यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है, ये सारी चीज़ें हैं। पर डेटा कुछ और काम किया है। डेटा अगर आप डेटा निकाल के देखेंगे तो लगेगा कि वी आर एट पार विद यूएसए में एक सिविल केस को सेटल होने में या डिस्पोजल होने में 28 मंथ्स लगे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कोविड। कोविड में क्योंकि इंडिया नहीं वर्ल्ड के सारे कोर्ट बंद हो गए थे, काम नहीं हो रहा था, तो वो एक अलग बात है। पर प्री कोविड 2019 का अगर आप डेटा देखेंगे तो वहाँ पे 28 मंथ है, इंडिया में 36 मंथ होता है, और मैं हाई कोर्ट एंड की बात, तो 28 और 36 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। एग्जैक्टली। सेकेंड पॉइंट आप देखिए कि हर एक केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से स्टार्ट होगा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता, फिर वो तारीख पे तारीख अगर हटा देते हैं तो देखेंगे इंडिया में 100 केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होता है, 90 केसेस जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में खत्म हो जाते हैं। डेटा 10 केस विल गो टू हाई कोर्ट,
एंड सिर्फ 1.5 केस विल गो टू सुप्रीम कोर्ट। तो आप देख सकते हैं कि स्टार्ट से हर एक केस सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता जहाँ पर लोग बात करते हैं। 90% बहुत बड़ा नंबर हो। और जो केसेस जो बैकलॉग है उसका एक अलग तरीके का रीजन है। अब हुआ क्या कि रोड एक्सीडेंट में कोई मर गया, अब किसी को नहीं पता कि उस हिट एंड रन में कौन इन्वॉल्व है। बहुत बार बॉडी आइडेंटिफाई नहीं होती है, राइट? जब बॉडी आइडेंटिफाई हो गई उसका पता ही चला कि किसका है नहीं है, फिर आपको हिट एंड रन में सामने वाले का पता नहीं चलता। लेकिन जब वो केस एक बार रजिस्टर होता है ना, तो वो पुलिस वाला जाता है, अरे हाजी वो केस 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है। तो अगर जुडिशरी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो गलत नहीं है, क्योंकि क्या पता कल के डेट में कोई मिल जाए, ऐसे ही कैसे उसको बोलेगा चलो स्ट्राइक आउट कर देते हैं। कुछ जेन्युइन केसेस भी हैं जिनको ट्रैक किया जाता है, या जहाँ पे लोग पावर और मसल का यूज करके लोगों को परेशान करते हैं, तो वो हर एक जगह पे। लेकिन मैं इंडियन जुडिशरी को लेकर आई एम वेरी होपफुल। मुझे लगता है कि जिस तरीके की पॉपुलेशन है हमारे यहाँ, जिस तरीके से चीज़ें हैं, आज भी अभी समर वैकेशन चल रहा है, हम जितनी लंबी चौड़ी बातें करके लोगों को गाली देते हैं, और आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में जस्ट बैठ के आदमी वैकेशन में काम करते हैं। समर वैकेशन में लोग वहाँ पर पॉइंट होते हैं। इसमें जो हाई कोर्ट है वहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा सा कम, लेकिन जनरली हाई कोर्ट और बाकी सारी जगह। तो वो एक नैरेटिव चलता है कि जज साहब तो थोड़ी 2 महीने छुट्टी पे चले जाते हैं, तो वो वाले काम कर रहे हैं। पूंजी वाले में ही हुआ था, पूंजी घोटाला जब हुआ था उस टाइम के जो जज थे वो आते थे हियरिंग को लेकर, कोई लोग ही नहीं आते थे। तो लोग काम करते हैं, एक परसेप्शन है किसी चीज़ को लेकर कि हम एक्सरसाइज कर देते हैं, ये जज है तो करप्ट होगा, ऐसे लोग हैं। टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, जी। टेक्नोलॉजी पार्ट की बात करें, बेसिकली जो मोडस ऑपरेंडी हो गई, कैसे ऑपरेट करते हैं, अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, तो टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में क्या चैलेंज है और कैसे, मतलब और क्या आपका टेक का बैकग्राउंड था, आप समझते थे चीज़ों को, या फिर? जी, मेरा सिर्फ धंधे का बैकग्राउंड है, धंधा समझना है। मुझे फाइनेंस की चीज़ें समझ में, तो लीगल और फाइनेंस का जो कॉम्बिनेशन इंडिया में किसी ने सोचा नहीं, तो वहाँ पे सबको लगा कि ये पॉसिबल कैसे है, ये कैसे हो सकता है। और तो मुझे लगा कि टेक वेट तुम बात देख लेंगे। मैं हमेशा इसे बोलता हूँ लोगों को कि बहुत सारे लोग पहले टेक पे फोकस करते हैं कि टेक बना लेते हैं। हम इंडिया अभी भी ना टेक फर्स्ट कंट्री तो नहीं है। जियो के आने के बाद ऑब्वियसली यूजर्स बढ़े हैं, पर हमें देखना चाहिए कि प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करने जा रहे हैं वो प्रॉब्लम है भी नहीं। तो लिटिगेशन फंडिंग एक्चुअल में ना पेन किलर है। तो बोलते हैं ना पेन किलर है या विटामिन है, राइट? कि मस्ट हैव है या चलो गुड टू हैव। लिटिगेशन फंडिंग एक प्रोडक्ट अपने आप में मस्ट हैव वाली चीज है, राइट? तो पेन किलर है। तो भले मैं टेक्नोलॉजी बनाता नहीं बनाता, और लोगों को पैसे की जरूरत, लोगों का एक एक्चुअल प्रॉब्लम था। फिर टेक्नोलॉजी का रोड में फिर मैंने धीरे धीरे उस पर बनाया कि कैसे इसको कर सकते हैं, कौन कौन सा पीस कर सकते हैं। 100% कभी भी ऑटोमेट हो सकता है। हम AI पे यूज करते हैं, बताइए मेरा जो ट्रांजेक्शन साइज है ना वो कुछ लाख रुपए का पर ट्रांजेक्शन होता है। आप बताइए अगर मैं एरर रेट 5% ले लूँगा, एक होता है कि आपने टेक्नोलॉजी से बहुत सारा लेंडिंग का देखा होगा, 3,000 5,000 रुपये का लेंडिंग बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे करते हैं। तो 3,000 5,000 रुपये के लेंडिंग में अगर मेरा एरर रेट 10% भी है तो मेरे को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। लेकिन मेरा अगर 2% भी एरर रेट हो जाता है ना, जहाँ मैं सिस्टम को बोलता हूँ कि ठीक है तुमने कह दिया ना, चलो मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, तो मेरे को बहुत बड़ा नुकसान है। सो मैं इंश्योर करूँगा धंधे के हिसाब से कि मैं उसमें मैनुअल 4 बार चीज़ें चेक कराऊँगा, तो मेरे को पैसे का नुकसान है। एंड इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि क्योंकि हम कैटेगरी क्रिएट कर रहे थे, तो हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि हम ऐसी चीज़ें नहीं करते जहाँ पे लोग रहे इंडिया में था, ट्राई कर रहा था, नहीं हुआ उससे, तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। तो पहली बार मैंने कोशिश की, फेल हो गया, रीजन कुछ भी हो सकता है। पर दूसरी बार मैं वैसा नहीं चाहता, मैं चाहता था कि लोगों को लगे कि इंडिया में चीज़ें कर सकते हैं। इस इंडस्ट्री के ग्लोबल प्लेयर हैं यूएस में और यूके में वेरी लार्ज, ऑस्ट्रेलिया में हैं। तो लॉयर खास करके लोगों को एक क्वेश्चन था कि लॉयर तो लीगल करता है चीज़ों को, उसको बढ़ाते रहता है, तो उनका एक अलग इंटरेस्ट है। इसके कारण कोई भी इनोवेशन है इस इंडस्ट्री में होने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि सबके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं।
तो इंटरनेशनल प्लेयर्स जिनका बिलियंस डॉलर का उनके पास क्लेम्स मैनेजमेंट है, $12 बिलियन वो 1 लाख करोड़ का क्लेम मैनेज करते हैं वो लोग। वो लोग भी इंडिया में आके नहीं कर पाए थे क्योंकि सबको पता था कि हो नहीं सकता। जब हमने स्टार्ट किया 2021 में देखा रिस्पॉन्स आए स्टार्ट हो गए, लोग आके करना चाहते हैं। सो प्राउडली वी कैन से दैट ईमेल पे इज अ गेटवे फॉर देम टू इंडियन मार्केट। हमने भी कब्जा कर लिया है। यहाँ पर से बहुत सारे SaaS based सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। एक जनरल परसेप्शन ये रहता है कि आपका एक वन ऑफ द फाउंडर्स मस्ट बी समबडी फ्रॉम टेक्निकल बैकग्राउंड, टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड, सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड से होना चाहिए। जी। Do you have someone, मतलब या फिर इसकी जरूरत है या नहीं है, आपका क्या एक्सपीरियंस? See, ये फाउंडर पर डिपेंड करता है कि वो रास्ता कैसे नेविगेट करता है, राइट। सो मेरा तो लॉ का भी बैकग्राउंड नहीं है और मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, राइट। इंटरेस्ट था फाइनेंस पे, तो बैकग्राउंड नहीं है। और टेक्नोलॉजी तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई किया था, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। तो मैंने एक वेंडर हायर किया अपना सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, और धीरे धीरे करते करते ना उसको करीब 6 महीने 1 साल में ना उसको मैंने खोज कर लिया। तो ये आपको नेविगेट करना पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है कोई एक को फाउंडर तो क्या कंपनी नहीं बनाओगे, या आपके अंदर करने का मेरे को करना है, तो आपको नेविगेट करना है कैसे करना है। तो मैंने जब पहला स्टार्टअप में काम कर रहा था, तो मेरा जो वेंडर था मैंने उसी को कुछ दिनों के बाद खोज कर लिया कि यार तो तुम भी, और आज के दिन ऑस्ट्रेलिया में हो और वहाँ से फाइनेंस करते हैं। वो ये कि आप कैसे उसको ऑनबोर्ड कैसे करते हो, कंफर्ट रिलेशनशिप जैसा है। आपको मुझे से ज़्यादा ये कि ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन कि आपको देना पड़ेगा ट्रस्ट के। Anyways, अच्छा और एक सॉरी बस एक नहीं, अब बहुत ज़्यादा भी लोग होते हैं, तो 2-3 को फाउंडर होते हैं, तो वहाँ पे भी प्लीज़ पूछिए। क्वेश्चन मस्ट कम फ्रॉम यू गाइस नाउ। मैं पूछना चाह रहा था कि ये आप सिर्फ बिजनेस पर्सन्स को करते हैं या फिर और भी केसेस जैसे डाइवोर्स केस, इंश्योरेंस क्लेम केस? ओके, तो देखिए हम लोग प्राइमरली अभी तक B2B हैं, लेकिन हमारा एक प्लेटफॉर्म है BDR। BDR का मतलब हुआ भारत डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स वेरी अर्ली। हम लोग देख रहे हैं कि क्या हम लोग कोर्ट को प्राइवेटाइज कर सकते हैं क्या। तो प्राइवेटाइजेशन जो है ना वो एक तरीके का सेंस लाता है लोगों के बीच में कि जो सर्विस है वो शायद बेटर मिले, राइट, और थोड़ा फास्टर मिले। तो मैं मानता हूँ कि कोर्ट इज अ प्लेस नॉट अ सर्विस। एक जगह बना दिया, वहाँ पे 10 साल बैठते हैं, 4 लोग बैठते जाते हैं, वहाँ पे आपको काम देना है, सर्विस की जा रहा है। तो BDR करके हमारे प्लेटफॉर्म है जहाँ हम ऑनलाइन तरीके से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे है, पर उसके लिए हम कैपिटल नहीं देते हैं, तो कैपिटल सपोर्ट अभी के टाइम पे नहीं है। तो यदि केस जीत गए तो मतलब कितना आपका खर्च होगा और मतलब लॉयर्स की फीस? तो इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव कंट्री है, राइट। और प्राइस सेंसिटिव कहने का मतलब लोग यहाँ पे हार जाएंगे पर आपको ना पैसे नहीं देंगे। सो इनिशियली हमारा स्ट्रगल था क्योंकि हमने US में देखा, UK में देखा, वहाँ पे 40%, 45%, 50% कट लेते हैं ये लार्ज प्लेयर। इंडिया में कोई नहीं लेता। अगर आप SaaS कंपनी में हो, SaaS बना रहे हो, US में बेचोगे, UK में बेचोगे, प्राइसिंग मिलेगा। इंडिया में ना मोनेटाइज करना SaaS का सबसे बड़ा चैलेंज है। आपने बना तो लिया, लोगों का प्रॉब्लम ही सॉल्व होगा, लेकिन लोग लगता है तो इंडिया में हमारा एवरेज प्राइसिंग जो है ना वो रिस्क पे डिपेंड करता है। हम मान लेते हैं कि मैं किसी केस पे पैसा लगा रहा हूँ आज, एंड रिजल्ट 3 साल के बाद आएगा, तो प्रॉब्ली आई लास्ट फॉर 20%। और मैं अगर केस पे पैसा लगा रहा हूँ 6 महीने में आ जाएगा, प्रॉब्ली आई टेक 10%। इट डिपेंड्स कि किस स्टेज पे हम जा रहे हैं, किस फोरम में जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में है तो कैसे होगा, हाई कोर्ट में तो कैसे होगा, क्योंकि हाई कोर्ट में तो देयर इज चांस कि सुप्रीम कोर्ट में चला जाए। अगर वो इंडिया से बाहर है, सिंगापुर में फंड कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा ये तो जी। मिनिमम क्लेम अमाउंट कितना रहना चाहिए? जी पहले तो हमारा उस पर था कि हम कम से कम वहाँ पे 1 करोड़ देखते थे,
राइट, 1 करोड़ से कम का नहीं होना चाहिए। पर अभी ये नेट वी आर वेरी मच ओपन, छोटा भी आप तो कर देते हैं, उसके 500 हज़ार रुपये का नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ भी क्योंकि हमें अगर हमें पता है कि यहाँ से पोर्टफोलियो क्रिएट होगा, यहाँ से मेरे को वॉल्यूम मिलेगा, आई कैन स्टार्ट विद एनी अमाउंट, कोई अच्छा है। छोटे बिजनेस पर्सन जो होते हैं और सब अर्बन एरियाज में ज़्यादा करके, और वहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है कि क्रेडिट पर माल दिया जाता है लेकिन उसका पेमेंट नहीं आता, तो उसके लिए लीगल पे क्या कर सकता है? बिल्कुल, सो हमारे पास ऐसे बहुत सारे अच्छा जो ब्रांड है जो हमारे साथ यहाँ पे इंगेज करते हैं, हम क्या करते हैं उनको बोलते हैं कि जो भी पोर्टफोलियो आता है, मोमेंट यू रेज दैट इनवॉइस, राइट, आप मेरे को भेज दो, एंड मोमेंट आपकी टीम बोलेगी कि ये मेरा प्रॉब्लम बना, हम उसी दिन से चीज़ को स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मनी हैज़ अ टाइम वैल्यू, राइट। तो आपका पैसा अगर 100 रुपये है, अगर वो 3 महीने में मिल रहा है ना, तो मार्केट के हिसाब से देखोगे ना तो आपको 97 रुपीज़ मिल रहा है, राइट, उससे भी कम मिल रहा है, क्योंकि मार्केट में अगर आप कोई पैसा लेंडिंग के लिए जा रहे हो, कहीं से ले रहे हो, तो 12-15% से कम में तो मिल ही नहीं रहा है, बैंक की रेट बता रहा हूँ, तो 15% के हिसाब से मिल रहा है आपको, तो 3 महीने बाद सोचिए कितना हो, कम से कम 3-3.5% उसमें से आप कम करेंगे तो 96.5 रुपीज़ आपको मिलते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि वो और ज़्यादा डिले नहीं हो, तो अगर आप मेरे को पहले ही बता दोगे कि इस दिन को मैंने दिया था और इस टाइम पे उसको देना पड़ेगा, अगर नहीं हुआ तो वहाँ से रिमाइंडर से लेके लीगल प्रोसेस जो भी होगा सब कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, और स्मॉल से लेके या जिस तरीके कस्टमर का डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं वैसे लोग हम काम करते हैं। प्रॉपर्टी केसेस में प्रॉपर्टी केसेस बिल्कुल नहीं करते, क्यों? क्योंकि वो हमारे किसी में फिट नहीं बैठता, राइट। हम प्राइमरली B2B जहाँ पे मॉनेटरी आउटकम कुछ हो सकते हैं हम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी केसेस नहीं करते। सर ज़्यादातर स्टार्टअप की प्रॉब्लम होती है, जैसे क्रेडिट की बात है, तो वो भी कर रहे हैं, वो मतलब कैसे भी कर रहे हैं, जी इवन अभी 3-4 से क्लाइंट भी है, इवन मुझे लगता है कि 9-10 दिन हो जाता है कि काम कर लिए सर्विस उनको देती है, जैसी बारी आई तो ठीक कोई बात नहीं चाहिए, करते वो नहीं है इसमें आपने कैसे जी, आपको लीगल पे की टीम के साथ कनेक्ट करना चाहिए, और वहाँ पे लीगल पे की जो टीम है ना वो डिमांड नोटिस के साथ हेल्प कर सकते हैं। तो जो पहला प्रोसेस है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्ली उस अगर आप देखो उस कट के हिसाब से प्रॉब्ली 7 to 10% का एक होता है हमारा कॉस्ट जो लगता है, हम उसके लिए अपनी स्क्रिप्ट बनाते हैं, वहाँ से लेकर वो केस अगर सामने वाले डिनाइड कर दिया, सामने वाले लीगल टीम को लेकर आ गए, वहाँ तो होता है ना कि लोग मन में बदमाशी हो जाती है कि नहीं हम नहीं देंगे, आपका सर्विस में डिफिशियंसी से बहुत सारी चीज़ों को मना कर, उस कंडीशन में हम लोग प्रिपेयर होते हैं कि ये केस शायद एक नोटिस पे नहीं सॉल्व होने वाला, हो सकता है कोर्ट में जाना पड़े, कोर्ट में जाता है ना तो कोर्ट फी देना पड़ता है, कोर्ट फी होता है वो आपका टोटल क्लेम वैल्यू का कुछ परसेंटेज होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है, कहीं तो 6% होता है, कहीं तो 4% होता है, तो ये सब कुछ हम लेके चलते हैं कि ये पूरा पैसा जो है हम ही डालेंगे, हार दें जब तक नहीं चलेगा तब तक तो ये हम ही चला रहे हैं। तो आपका जो सिचुएशन है उसमें मैं यही बोलूँगा कि नॉर्मली लोग बिजनेस वाले इसलिए अवॉइड करते हैं क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाने को लेकर, क्योंकि आपका रिपीट बिजनेस होता है, आप चाहते नहीं रिलेशनशिप खराब करना, लेकिन आपको लगता है कि एक सॉफ्ट पुश जरूरी है, तो आप वहाँ पे अपने लीगल टीम को जो आप लीगल टीम है उनके साथ कर सकते हैं, या आप लीगल पे के पास जा सकते हैं, लीगल पे की टीमों को बैठ कर सकते हैं। सर ये B2B मार्केट के लिए आप लोग वर्क कर रहे हैं ना, B2B नहीं करते, क्योंकि वो तो एक अमाउंट पे करना है नहीं, सो B2C हम लोगों ने जानबूझ के नहीं किया अभी तक एक्सप्लोर, उसके पीछे रीजन ये B2B में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास काम ज़्यादा है और सारे रिसोर्सेज कम है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का लेंडिंग का भी बिजनेस है उसमें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हर किसी को पैसे दिए जा रहे हैं, आपको बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, कैलकुलेटेड मूव करना पड़ेगा। पर B2C भी आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग, जो हमारा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू B2C एक्सप्लोर कर रहे हैं, पर डिप्लॉय नहीं करते हैं फुल मेरा क्वेश्चन जी। प्लान को है जी तो बेसिकली जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं फर्स्ट एज ए कंपनी भी जब आप किसी से इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो वो VC या कोई भी कैपिटल फर्म बैकअप प्लान के बारे में पहले सोचता है। जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी कंपनी में, ऑफकोर्स फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कर रहे हैं, आप बिजनेस मॉडल को एनालाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं कि 3 साल में वो करना चाहिए, बट कंसिडरिंग ऑल पॉसिबल मिनिमम एरर्स, फिर भी वहाँ पे एक रिस्क है। सो इस केस में आप कैसे उसको मैनेज कर रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा होता
यूज़ करने वाले हैं स्पेस, तो कैसे आप उसको क्या नाम है आपका? विकास विकास, एक गुड क्वेश्चन भाई। देखिए, कैपिटल का धंधा ही जो है ना वो रिस्क का धंधा है, इसमें हमेशा रिस्क होता है और उस रिस्क को मिटिगेट करने को लेकर हम ये सारा प्रोसेस फॉलो करते हैं कि हमने टेक्नोलॉजी लगा रखा है, हमने लोग बिठा रखे हैं और उसके बाद भी एरर चांसेस तो रहता है ये। तो बेस्ट तरीका ये है कि हम फिर पोर्टफोलियो बनाते हैं। पोर्टफोलियो बनाने का मतलब ये, अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपये डिप्लॉय करना है तो मैं कभी भी एक केस में नहीं डालूंगा, तो मैं उसको स्प्रेड करूंगा भाई बहुत सारे केसेस। तो अभी जो हम 2500 करोड़ का पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं तो इसमें सिर्फ 10-20 केसेस नहीं, इसमें हजारों केस है। तो मैं मानता हूँ कि मेरा 50% खराब हो गया, मेरा सारा अंडरराइटिंग फेल हो गया। 50% विन के साथ भी मेरा रिटर्न ऐसा होना चाहिए कि मैं मार्केट में जितने भी एसेट क्लास हैं, चाहे आप गोल्ड में लगाओ, शेयर मार्केट में लगाओ, क्रिप्टो बात नहीं कर सकता, वो अलग मार्केट है, पर जितने भी एसेट क्लास हैं उन सबसे बेटर रिटर्न अगर हमें इंश्योर करना है इसमें। हिस्टोरिकली लिटिगेशन फंडिंग में जो रिटर्न रहेगा ग्लोबली वो बहुत है। वीसी जो इन्वेस्टर होते हैं ना, वो अपने एलपी को, जो लिमिटेड पार्टनर है, उनको रिटर्न देते हैं 18% से 20% के बीच में। हम लोग का एंडेवर रहता है हमेशा 28% से देने का। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर मेरा ये 28% मेरे को तब भी अचीव कर लेना है जब मेरा 50% अंडरराइटिंग पैथेटिक रहा है, किसी ने बहुत ही गलत काम किया है, सब कुछ खराब हो गया हमारे, तब भी हमारा पोर्टफोलियो इस तरीके का होना चाहिए। पर गुड क्वेश्चन। अगर लीगल पे को आप बिहार में चालू करते तो आपको क्या समस्याएं आ सकती थी? बहुत सारी है। तो देखिए, लीगल पे को यहाँ पे आने को लेकर सबसे बड़ा जो, ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे नहीं है, हम लोग हैं यहाँ पे। हम लोग छोटे से पॉकेट्स में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि वो सब कैसे करें। और यहाँ पे आने के बाद ही हमारा जो सेकेंड एक प्रोडक्ट है ना वो इवॉल्व हुआ, क्योंकि लिटिगेशन फंडिंग के लिए शायद बिहार में भी वैसा, क्योंकि यहाँ सब सेटिंग पे काम कर लेते हैं, कह रहे फलाना भैया है, तो जो प्रोफेशनलिज्म जो है ना थोड़ा सा मिसिंग है, या क्लेम को वैलिडेट करने में थोड़े चैलेंजेस आते हैं, कैसे होगा। तो हमारा एक और प्रोडक्ट है लीगल पे मैक्स करके, और जो क्रेडिट लाइन है, जो बाइंग आउट पे लेटर है, तो हमने वो प्रोडक्ट बनाया कि अगर मैं इन्वेस्ट ना कर सकूँ तो लेंडिंग के हिसाब से देख सकूँ। तो लीगल पे ने एक NBFC लाइसेंस एक्वायर किया लास्ट दिसंबर में हमने एक्वायर किया, और उसके बाद हम लोग इंडिया में स्टार्टअप्स को, बिजनेसेस को क्रेडिट लाइन देते हैं। ये क्रेडिट लाइन है उसको आप यूज़ करोगे टू पे फॉर योर लीगल बिल्स, कंप्लायंस बिल्स, कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर कंप्लायंस बिल देने को लेकर किसी भी तरीके की चीज़ों को लेकर। और आपके पास 90 डेज है, 90 डेज तक आप यूज़ करो, फिर मेरे को वापस 90 डेज तक पैसे अपने को वापस कर देते। तो दैट्स द मॉडल विच वी आर एक्चुअली एक्सप्लोरिंग। आगे लिटिगेशन फंडिंग कैसे होगा, क्या होगा, ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि देखते हैं कि यहाँ पे कैसे मार्केट इवॉल्व करता है। लार्ज क्लाइंट, लार्ज लिटिगेशंस में लोग आते हैं हमारे पास, देखते हैं, वी आर नॉट टू श्योर कैसे उसमें स्टार्टअप आपको इनिशियली क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा? मतलब फर्स्ट चैलेंजेस बहुत हम लोग नॉर्मली होते हैं, बंदी हो गया देखिए बैलेंस ही तो बंद हो गया। तो देखिए स्टार्टअप में तो कौन सा चैलेंज नहीं है, राइट, हर एक चैलेंजेस हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं एक ऐसे डोमेन में काम करने गया जिस डोमेन का एक्सपर्टीज मेरे पास नहीं है। तो लॉयर कोई फैमिली में नहीं है, कोई रिलेशन में नहीं है, नहीं मेरा कोई किसी ने पहले कोई लीगली कुछ ऐसा किया था, मेरा एक्सपीरियंस रहा। आप सुनते होंगे ना, तो बहुत सारे यूज स्टोरी टाइप में स्टोरी आती होगी कि मेरे को यहाँ से आइडिया आया, मेरे को ऐसा कोई आइडिया नहीं है, मैं प्योर धंधा करना चाहता था, और मैंने धंधा करने के हिसाब से देखा कि कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ये चुना, मैं गया, मैंने धक्के खाए, मैंने एक जगह जाके पैम्पलेट दिया, वहाँ से लोगों ने भगा दिया, बहुत सारे ऐसे सारी चीज़ें की हमने।
पर वो एक ना एक थिक स्किल डेवलप हो गया था कि मेरे को जाके करना है। वो सबसे पहला होता है कि आपका जो परसिस्टेंस लेवल होना चाहिए ना, वो होना चाहिए कि मेरे को करना है, चाहे लोग चाहे जैसे भी करें। आप धंधा इसलिए नहीं करने जाते हो कि कल के डेट में कोई आएगा अपने कैपिटल डाल के चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। रिजेक्शंस तो रूटीन होना चाहिए, राइट, डेली होना चाहिए, और उससे बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि क्या है, और किसी और का वैलिडेशन भी आपको नहीं सीख करना चाहिए कि फलाने ने कह दिया मेरा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला स्टार्टअप फेल करना मेरे लिए ये एक्सपीरियंस लेकर आया कि पहले बार मैंने क्या किया कि पहले मैंने प्रोडक्ट बना दी, टेक्नोलॉजी ये कर दिया वो कर दिया, पर आई नेवर थॉट अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। बना तो दिया, मेरा ऑडियंस कौन है, इस बारे में पहले मैं ऑडियंस बनाता हूँ, राइट, पहले मैं लोगों से टेस्ट कराता हूँ, देखता हूँ, फिर मैं प्रोडक्ट बनाता हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो अप्रोच है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, किसी प्रोडक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन, तो ही बना रहा हूँ। व्हाट्सएप इतना अच्छा प्रोडक्ट क्यों, तो डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पर उसका बड़ा तरीके से नहीं तो बहुत सारे प्रोडक्ट बना दो, यूज करने का नहीं होगा। अभी भी लीगल में ऐसे ही कुछ हमने प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, बना दिया है, फिर उसके बाद चाहिए आपका तो मजा नहीं आता, उसको कैसे बॉक्स में बंद कर दिया, ले भी नहीं गए मार्केट। तो वो एक ऑनगोइंग एक्सरसाइज है जहाँ पे चैलेंजेस कुछ आप नेविगेट कर लेते हैं, कुछ आपको वो भी नहीं पता चलता है, क्योंकि 100% डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता है। आपने जब अपनी टीम बनाई तो आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? सर, आप क्या सुन पा रहे हैं? जी बोलिए, तो सॉरी एक बार वहाँ से हेलो। हाँ कुंदन जी बताइए। एक छोटा सा, अगर हम छोटा स्टार्टअप है, कोई बड़ी कंपनी हमको रोकना चाहती है, अगर कोई केस हम पे डालती है, तो हम उससे कैसे आपसे जुड़ के बच सकते हैं? बिल्कुल, देखिए उम्मीद है कि जो केस डालना चाहती है उसमें हम सिर्फ कॉमर्शियल के बारे में बात कर रहे होंगे, हम कोई क्रिमिनल लिटिगेशन के बारे में नहीं बात कर रहे होंगे, राइट। अगर वो क्रिमिनल वो मैंने कहा हम लोग छोटे स्टार्टअप हैं, कोई बड़ी स्टार्टअप को हमारे कारण कोई कष्ट हो रहा है, वो किसी न किसी तरह से लीगल रूप से हमें हैरान करना चाहती है, तो आप हमको कैसे सहायता कर सकते हैं? देखिए कैसे ना कैसे का नहीं होता है आंसर कुछ भी, राइट। अगर आप स्पेसिफिक तरीके से बात करते बताएंगे हमें ये वाला प्रॉब्लम, बहुत ही जनरलाइज चीज़ें हैं, तो मैं बोलूँगा कि मैं ये भी कर दूंगा वो भी कर दूंगा, शायद वो आंसर नहीं होगा। अगर आप बताएं हमें कि हम आपको बस ये कह रहे हैं कि हम कैपिटल का इशू नहीं आने देंगे, आपका अगर आपके मेरिट में अगर दम है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो कैपिटल कंसेंट नहीं होगा, इसका मतलब आपके पास एक्सेस टू राइट रिसोर्सेज होंगे जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे और आपके राइट को प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये हम कर सकते हैं। बाकी सारा चीज अगर कुछ और स्पेसिफिक चीजें है तो बताइए, तो किसके में समझ नहीं आ रहा। मान लीजिए कोई छोटी कंपनी, कोई स्टार्टअप होता है, वो किसी बड़ी कंपनी को चोट करके या कोई जगह बना के ही आगे बढ़ता है ना? ऐसा नहीं है, कौन सी बात, कुछ मनगढ़ंत बोल रहे हैं आप। देखिए नॉर्मली राहुल बोल रहा हूँ ब्लूमेटिक से, नॉर्मली होता क्या है हमारे साथ, प्रॉब्लम ये होता है कि हम खुद ही रेडी नहीं होते, खुद ही नहीं मालूम होता है कि करना क्या है। तो जैसे आप लोग सब कोई बिल्स बनाते हैं अपना, आप जाके अपनी बिल जमा करते हैं, पार्टी को देते हैं ना, उधर स्टैंप और साइन लगाते हैं, कौन लगाता है उसका ऑफर लेटर आपके पास है, उससे आपने साइन करवाया है कि नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लीट। तो लीगल मैटर बहुत लंबा चीज होता है, उसको समझना बहुत लूपिंग है। हमने कुंदन जी को बिल दे दिया 5 लाख का, बिल में हमने कुंदन से रिसीविंग लिया नहीं, केस हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि ये बड़ी कंपनी छोटी कंपनी खा जाएगी। तो थोड़ा सा अगर आपके पास सब कुछ रेडी है, आपके पेपर वर्क स्ट्रांग है, फाइनेंसिंग आपको लग रहा है कि 10 करोड़ का केस है भैया, इसमें तो कम से कम 10 साल लग जाएगा, अपने फंड से 500 रुपए जो लॉयर रोज देता है, तो हम लीगल पे से एक अच्छा फंड लेके एक अच्छा वकील हायर करके उस केस को स्पेशलाइज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो कुंदन जी मतलब कोई स्पेसिफिक चीजें हैं तो बताइए आप, राइट, क्योंकि ये तो हमेशा होगा जहाँ पे कंपटीशन जो है ना वो परेशान करने की कोशिश करती है, पर आपको पता है ना कि मर्जर और एक्विजिशन ऐसे ही होते हैं। अगर आपने कोई ऐसा स्पेसिफिक चीज में अपना कमांड बनाया हुआ है तो आप एक आइडल फिट हैं अपने कॉम्पिटिटर के एक्सपेंशन प्लान के हिसाब से, आपको एग्जिट मिलेगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे।
So we'll take one more question. थोड़ा मैम 5 days प्लीज एक्विजिशन मर्जर और एक्विजिशन की बात करें, एक छोटी सी कंपनी मेरी भी प्राइवेट थी और मेरे बाद में रियलाइज हुआ जब एक बार हुआ ऐसा मिला तब मुझे पता लगा कि तो क्लास बहुत सारे थे जो मैंने नहीं पढ़े, बाद में मेरे को पता लगा कि हाँ ये सारे पढ़ लेने चाहिए थे और बाद में किसी ने बताया कि ये गलत क्लासेस थे, नहीं होना चाहिए, प्लस पैसा भी शायद कम मिला ग्रेजुएशन। तो आप इसमें सारे एंटर करना चाह रहे हैं जहाँ आप बेसिक जहाँ भी लॉयर लीगल कंप्लायंस की चीजें हैं उसके लिए जब भी आपको पे करने के बारे में सोचना है आपको लीगल पे के बारे में सोचना है, राइट? ये सिंपल सा बात है। तो जैसे भी आपको लगता है कि ये वाले पार्ट में मेरे को लॉयर एंगेज करना चाहिए, आई कैन नॉट अफोर्ड, राइट? कोई बात नहीं, हमें वहाँ पे आपको मैं कह रहा हूँ आप पटना नहीं, आप इंडिया का सबसे बड़ा लॉ फर्म को आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ये कैपिटल कंस्ट्रेंट हमने हटा दिया, राइट? तो बहुत बार होता है कि लॉ फर्म क्या है, लॉ फर्म अपनी ब्रांडिंग का पैसा लगाती है। अब इंडिया में 3-4 लॉ फर्म बताता हूँ आपको, एक है सैम कैम, राइट? ये श्री लमरचंद है, शार्दुल लमरचंद है, खेतान है, राइट? ट्राई लीगल करके सारे इनकी मुहर का पैसा होता है, इनका जो सील लगता है उस चीज का पैसा है। अगर आपने कोई लीगल ओपिनियन लिया किसी पटना के किसी लॉयर से और आपने अपने इन्वेस्टर को दिखाया कि ये आपने वही चीज अगर खेतान से ले रहे खेतान ने कैसे अच्छी बात है, आपका जो पॉइंट ऑफ कह रहे हो ना वो वैलिड पॉइंट है, तो खेतान को अब ओपिनियन लेने में आपको 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, यहाँ पे हो सकता है 15,000 रुपये काम हो जाता है। लेकिन अगर 5 लाख के ओपिनियन बनाने से अगर आपका बिजनेस को फायदा होता है, वी आर देयर टू इन्वेस्ट, राइट? तो उस चीज का कोई इशू नहीं है। सर आपका 0 to 1 का जो जर्नी था कि पहला क्लाइंट